नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं मीडिया में चल रही एक खबर से, जिसके अनुसार भारत सरकार का प्लान ये है कि वो सोलर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में $1 बिलियन की सब्सिडी जारी करने जा रही है। हालांकि ये जो प्लान है अभी कंसिडरेशन की स्टेज में ही है या अभी ये फाइलों में ही है। इसका कोई कंक्रीट रूप सामने नहीं आया है, लेकिन अगर ये सामने आ जाता है और ये चीज़ मटीरियलाइज हो जाती है तो सोलर इंडस्ट्रीज़ को बहुत अच्छा फ़ायदा होने की संभावना है। अब आप कहेंगे कि चलिए ढूंढते हैं कौन कौन से शेयर हैं जिनको इनसे फ़ायदा होने वाला है। इस न्यूज़ की बारीक बात यह है कि अभी जो हमारी कंपनियां लिस्टेड हैं वो सोलर मैन्युफैक्चरर तो हैं, लेकिन उनको इस स्कीम में कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि इसमें जिन सोलर मैन्युफैक्चरर्स की बात की गई है वो सोलर मैन्युफैक्चरर या तो इनगट बनाए या सिलिकॉन वेफर्स बनाए। अब आप ये दोनों चीज़ें, सिलिकॉन वेफर और सिलिकॉन इनगट, ये क्या चीज़ होती है ये समझें। तो देखिए, अभी तक के जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं ना, जो तरह तरह के जिनके प्रोजेक्शंस बड़े हवा में चल रहे हैं और इतनी मैंने कैपेसिटी लगा दी, उतनी मैंने कैपेसिटी लगा दी और इतने मेरे ग्रोथ प्लान है, मेरे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और मेरे अमेरिका में भी हैं और इंडिया में भी हैं और मेरी इतनी ग्रोथ हो रही है। देखिए, वो सब असेंबलर्स हैं। वो एक जो सोलर सेल, जो सोलर पावर प्लांट का जो मेन चीज़ होती है, सोलर सेल जिससे बिजली का उत्पादन होता है, वो नहीं बनाते हैं। वो तो चाइना से लाते हैं और चाइना से लाके उनको यहाँ पर असेंबल करके और वो फ्रेम जो होता है, जो जिसमें अंदर ये सोलर सेल फिट करते हैं, वहाँ उस फ्रेम में लगा के और प्लांट का इंस्टॉलेशन कर देते हैं और वो ये कहते हैं भैया मैं सोलर पैनल्स का इंस्टॉलेशन करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ये जो सब्सिडी की बात है, अगर ये बात पूरी हो गई तो पब्लिक जो है ना, आम जनता, वो इन शेयर्स के पीछे जाएगी जो बाज़ार में अभी लिस्टेड हैं। लेकिन ये जो सब्सिडी है, जैसे मैंने कहा, ये सब्सिडी केवल और केवल सिलिकॉन वेफर्स और सिलिकॉन इनगट बनाने वाली कंपनियों के लिए है, जिनको अभी भारत में कोई नहीं बनाता है। जी हाँ, केवल एक छोटी सी कैपेसिटी अडानी के पास है, अडानी एंटरप्राइजेज जो है वो सिलिकॉन वेफर बनाता है। अब ये वेफर क्या हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो देखिए, एक पॉलीसिलिकॉन करके एक पदार्थ होता है जो सिलिकॉन का अल्ट्रा रिफाइंड रूप होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड जब हम सिलिकॉन को करते हैं। तो सिलिकॉन एक पदार्थ है, ठीक है ना, जो सोलर सेल का मेन पार्ट है, मतलब सोलर सेल सिलिकॉन से बनता है। तो सोलर सेल का जो बहुत ज़्यादा रिफाइंड पार्ट है या बहुत ज़्यादा रिफाइंड रूप है वो पॉलीसिलिकॉन होता है। और पॉलीसिलिकॉन को जब हम एक शेप दे देते हैं, ठीक है, तो उस शेप वो इंडस्ट्रियल पर्पसेस के काम आता है, मतलब उससे फिर आप वेफर्स बनाते हैं, यानी सोलर सेल बनाते हैं। तो ये जो इनगट है, ये आप ऐसा समझ लीजिए कि जो पॉलीसिलिकॉन का इनगट है, वो जैसे गन्ना होता है ना, तो गन्ने को आप पिराई करते हो, उससे जूस निकलता है, तो वो जो गन्ना है ना, वो इनगट है, ठीक है, वो रॉ मटेरियल है। तो उस शेप का, मतलब इंडस्ट्रियल किसी भी कहीं भी जाके हम, जैसे मान लीजिए सिलिकॉन के इनगट के हम वेफर्स बनाने वाले हैं, मतलब उनसे पतली पतली उसकी पट्टियाँ काटने वाले हैं, बहुत बारीक बारीक पट्टियाँ काटने वाले हैं, और जिनको सोलर सेल के काम में लिया जाए, तो वो जो फॉर्म है वो इनगट कहलाता है। मैं इसको जोर दे के ये सब चीज़ें क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको ये बात समझना पड़ेगा कि इनगट में कॉस्ट कैसे बनती है। तो ये जो इनगट है ना, ये बड़े डेलिकेट होते हैं, तो इनकी स्पेशलाइज्ड पैकिंग होती है, स्पेशलाइज इनकी ट्रांसपोर्टेशन होता है, और ये चूंकि इंपोर्ट होते हैं तो इनके जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ना, मतलब आप वहाँ से कहीं से इंपोर्ट होकर आपके यहाँ तक लाने की जो कॉस्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा होती है। तो भारत सरकार ये चाहती है कि कैसे न कैसे करके ये लॉजिस्टिक कॉस्ट है ना, ये कम हो जाए, ताकि जो यहाँ पर भारत में सोलर
जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा मिले, सोलर सेल सस्ते हो जाएं। अब दूसरा लेवल है इनगट, तो बात समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़ है वो है वेफर्स। अब वेफर्स में क्या टेक्निकल बात है, वेफर्स जो है ना वो इतने बारीक होते हैं, उनको इतने बारीक ढंग से काटा जाता है कि अगर जरा सा भी आधा टेढ़ा कट गया वो, तो उसकी एफिशिएंसी सेल बिजली को, मतलब सोलर की सूर्य की किरणों को बिजली में बदलने की क्षमता उसकी कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो वो भी एक टेक्निकल बात है। तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्वालिटी कंट्रोल की जो कॉस्ट है वो, और एक लॉजिस्टिक की कॉस्ट है, जो इनगट को बाहर से या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो भारत सरकार का उद्देश्य ये है कि कैसे भी करके अगर यहाँ पर इन चीज़ों का प्रोडक्शन शुरू हो जाए तो हमारे देश में सोलर सेल का उत्पादन और सोलर प्लांट्स का जो की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो अब आप ये समझ लीजिए, अगर ये खबर सही हो जाती है, मतलब अगर भारत सरकार ये सब्सिडीज जारी कर देती है और ये प्रोग्राम अगर लॉन्च कर देती है, तो आपको भागकर वो शेयर नहीं लेने जो अभी लिस्टेड हैं। वो सब प्लांट बनाने वाली कंपनी है, असेंबलर्स हैं सारे। ये सिलिकॉन मैंने जैसे आपको बताया अडानी एंटरप्राइज बनाता, और उसकी भी कैपेसिटी बहुत छोटी है अभी, इसलिए अधिकतर चीज़ इंपोर्ट होती है और वो भी चाइना से। इसलिए मैं आपको पहले से सावधान कर दूं कि इस ट्रैप में अगर ये सही चीज़ हो जाती है तो इस ट्रैप में मत आइएगा, चाहे खबर मीडिया में कुछ भी उड़ रही हो। बाकी आप समझदार हैं। अब हमने एक वीडियो किया था अभी 2 दिन पहले, और उसमें बालू फोर्जिंग का हमने बिजनेस मॉडल का एनालिसिस किया था, और हमने उसमें ये कहा था कि इसके कुछ शेयर जो है ना वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रायपुर के पास हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? तो हमारे एक दर्शक जो हैं मेकर टावर, उनका आईडी है। तो देखिए, ये एक कम्युनिटी इफेक्ट कहलाता है, जिसको कहते हैं ना अपन एक दूसरे से जानकारी लेके सब लोग नॉलेजेबल बन जाते हैं। तो मेकर टावर साहब ने ये कहा है कि एक कोई सज्जन है हरिशंकर टीबरेवाल जी। अब उनकी ऑफशोर, मतलब बाहर भी कोई फर्में उन्होंने बनाई हुई है, हिंदुस्तान में भी फर्में बनाई हुई हैं। तो साहब उनके यहाँ छापा पड़ा, किसका? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये शक था कि ये कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जो ट्रांजैक्शन लॉफुल नहीं है या लीगल नहीं है। तो सरल शब्दों में कहें तो ये इनके ऊपर ऐसा आरोप है कि ये स्मॉल कैप शेयर्स में मैनिपुलेशन कर रहे थे, ऑपरेटर का काम कर रहे थे। तो वहाँ से इनके पास जो बालू फोर्जिंग के जो शेयर्स थे वो ईडी रायपुर ने जब्त करके अपने पास रख लिए। तो ये जो 4-4.5% का जो मैंने आपको कहा कि मुझे भी समझ में नहीं आया कि आखिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास ये बालू फोर्जिंग के शेयर कैसे हैं, तो वो ऐसे हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए, एक छोटी सी बात जो है ना वो आपको इस बात के लिए अलर्ट करती है, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन इस बात के लिए अलर्ट करती है कि मैनिपुलेटर्स या ऑपरेटर्स जो है ना बाज़ार में इतने सक्रिय होते हैं कि वो कोई भी खबर फैला सकते हैं। तो हमें बिजनेस मॉडल समझना है, हमें सब चीज़ों की जानकारी रखनी है, और उसके बाद सोच समझ के ही शेयर की खरीद और फरोख्त करनी है। मैं फिर आपसे कह दूं कि मेरा उद्देश्य या मेरा विचार ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप मेरी राय पर या मेरे से प्रभावित होकर शेयरों की खरीद या फरोख्त करें। अगर आप मेरे से इन्फ्लुएंस होकर शेयर की खरीद फरोख्त करते हैं तो आपको शेयर बाज़ार में नुकसान हो सकता है। कृपया करके ऐसा ना करें, अपनी खुद स्टडी करें और साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछकर ही कोई डिसीजन लें। मैं सिर्फ आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखता हूं जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होते हैं, और मेरे हिसाब से मैं उनको एनालाइज करके आपके सामने पेश करता हूं। तो आशा है मेरी इस बात पर आप अवश्य ध्यान देंगे। फिर इसी संदर्भ में अभिजीत जी, उन्होंने एक कमेंट किया। उन्होंने कहा है कि जो श्रीराम पिस्टन्स हैं, एक कंपनी है जो पिस्टन और रिंग बनाती है, तो वो ये पूछते हैं कि जो श्रीराम पिस्टन्स हैं तो उसमें भी प्रभाव पड़ेगा अगर आईसी इंजन में ये जो क्रैंकशाफ्ट जो है, जैसे मैंने ये बोला था बालू फोर्जिंग क्रैंकशाफ्ट बनाती है, और जो ईवी में होती है ना क्रैंकशाफ्ट नहीं होती, वो सिर्फ आईसी इंजन या
इंटरनल कंबशन इंजन में ही होती है ये सब काम। तो ये कह रहे हैं कि ईवी में चूंकि ये क्रैंकशाफ्ट भी नहीं होता, तो ईवी में इंजन भी नहीं होता, ईवी में पिस्टन भी नहीं होता। तो और ये जो श्रीराम पिस्टन है ये पिस्टन और रिंग्स बनाती है, तो क्या इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये प्रभाव पड़ने का जो सिलसिला है ना, या प्रभाव पड़ने का जो ड्यूरेशन है ना, ये बहुत लंबा है, क्योंकि अभी तो भारत में ही ईवी का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं है। दूसरी बात ये जो श्रीराम पिस्टन वगैरह जो हैं ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। और तीसरी बात ये है कि इन्होंने ऑलरेडी इस बात की तैयारी कर ली है, इन्होंने एक छोटी सी सब्सिडरी अपनी क्रिएट कर ली है, वो ईवी की मोटर्स में काम कर रही है। ईवी की मोटर और ट्रांसमिशन में, ट्रांसमिशन का मतलब ये कि वो जो ईवी की मोटर की जो पावर है वो पहियों को कैसे जाती है, जो चीज़ कनेक्ट करती है ना, उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं। ठीक है, तो वो ऑलरेडी ये जो बिजनेस है जो हमारे श्रीराम पिस्टन वाले हैं, इन्होंने इस बात की पहले से तैयारी कर ली है कि भविष्य में चूंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, तो ये तैयार करके बैठे हैं अपने एक सब्सिडरी लेके। और फिलहाल इनका जो मेन बिजनेस है वो तो पिस्टन और रिंग्स का ही है, जो आईसी इंजन में काम आता है। ठीक है, अब सुमन कुमार सर वो पूछते हैं हिंदवेयर होम इनोवेशन के बारे में। तो देखिए हिंदवेयर होम इनोवेशन जो है ना, वो हिंडवेयर के जो ब्रांड्स आते हैं ना सैनिटरी वेयर में, जो हिंदवेयर उसका एक्चुअली ओनर है ये, तो ये इसकी मूल कंपनी है, आप ये समझ लें, क्योंकि हिंदवेयर का ये ओनर है। तो ये दो तरह के प्रोडक्ट्स में है, एक है बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में और दूसरा है कंज्यूमर अप्लायंसेस में। अब ये बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में क्या क्या है, तो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में तो वही जो पुराना इनका काम है, उसमें सैनिटरी वेयर के प्रोडक्ट्स हैं और पाइप्स एंड फिटिंग्स हैं। अब आपको पाइप एंड फिटिंग्स का तो अर्थ समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि वो प्रिंस पाइप में हमने बताया था बहुत आसान तरीके से। और ये जो कंज्यूमर अप्लायंसेस हैं, वो उस कंज्यूमर अप्लायंसेस में चिमनी बनाते हैं, वो जो एग्जॉस्ट की चिमनी अपने उस पर जो गैस होती है, गैस के ऊपर जो रखा रहता है वो लगी रहती है चिमनी, जिससे धुआं बाहर निकल जाता है, वो चिमनी बनाते हैं। फिर गीज़र बनाते हैं, फिर कुकटॉप बनाते हैं। कुकटॉप का मतलब वो गैस का चूल्हा, ठीक है ना, हाई फाई वाले जो चूल्हे होते हैं उनको कुकटॉप बोलते हैं। और फिर ये कूलर भी बनाते हैं और छोटे मोटे कंज्यूमर अप्लायंसेस और बनाते हैं। तो मार्केट कैप इस कंपनी का है करीब 1800 करोड़। आरओई है लेस देन 5%। आप सुनिएगा आप, ठीक है, नाम ही नाम है इसमें, आरओई है केवल 5%। और डेट टू इक्विटी जो है ना, हर 100 रुपये पर इनके ऊपर कर्जा है 183 रुपये का। सेल्स ग्रोथ फ्लैट है, कंपटीशन मार्केट में बहुत है। ठीक है, अच्छी बात यह है कि प्रमोटर बहुत समझदार है और बहुत पुराने प्रमोटर हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कर्जा और इतना आरओई और सेल्स ग्रोथ फ्लैट, तो सिर्फ ये नाम ही नाम है सर। आपका नाम भी सुमन कुमार सर है, तो मैं सर ही कह के संबोधित कर रहा हूँ आपको। तो सर इसमें नाम ही नाम है। अब आगे कैसे ये अपनी चीज़ों को चेंज करेंगे, इनका भाग्य का परिवर्तन कैसे होगा या नहीं होगा, ये भविष्य जानता है। बाकी ये इतना बड़ा डेट लेके कैसे तो कर्जा चुकाएंगे ये, और सेल्स कुछ है नहीं, और कंपटीशन मार्केट में बहुत बढ़ रहा है। कोशिशें काफ़ी कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, लेकिन जिस प्रोडक्ट में ये जाना चाहते हैं वहीं कंपटीशन है। अभी पाइप्स एंड फिटिंग्स की में भी ये कंपटीशन दे रहे हैं। तो उधर प्रिंस पाइप का अगर आपने वीडियो देखा हो तो उसमें भी मैंने ये बात बताई थी कि वो प्रिंस पाइप वाले कहते हैं हम तो नल में, और जिसको फॉसेट्स बोलते हैं, तो हम तो ये वाली चीज़ें जो हमारी फिटिंग्स हैं और पाइप्स हैं, ये फिटिंग्स है और ये अपने जो फॉसेट्स हैं और सैनिटरी वेयर है, हम तो इसमें आ जाएंगे। तो ये एक दूसरे के एरिया में घुस रहे हैं, तो लड़ाई तो होनी है। ये पाइप में जा रहे हैं, वो इधर फॉसेट और सैनिटरी वेयर में आ रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत है। तो देख लीजिए सुमन कुमार जी, क्या करना है। खरीदने बेचने की राय तो मैं दे नहीं सकता आपको, एक बार विचार करिएगा क्या करना है। फिर राजेंद्र कौर रतनपाल जी, तो इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि इन्होंने नेटवेब का हमारी कॉन कॉल वाला वीडियो देखा, और उन्होंने ये कहा कि हमारे देश की कौन सी कंपनी जीपीयू बनाती है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो राजेंद्र कौर रतनपाल जी, आपने तो मेरी दुखते रख पे हाथ रख दिया। मैं यही तो हर वीडियो में जब से मैंने चैनल शुरू किया ये मैं कह रहा हूँ
कि भाई ये जो जितनी भी आईटी की कंपनीज़ हैं जिनके लिए हम तालियां बजाते हैं, बड़ी से बड़ी कंपनी आप ले लीजिए और छोटी से छोटी ले लीजिए, तो ये ठेकेदार कंपनियां ये ठेके लेके आती हैं अमेरिका और यूरोप से, और यहाँ पर हमारी लेबर, हमारी तनख्वाह जो है वो कम है, वहाँ ज़्यादा है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो ठेकेदारी का काम आपको आउटसोर्स कर देते हैं, आप यहाँ का बैठ के कर देते हैं, ठीक है, और पैसे ले लेते हैं और कुछ पैसे अपने कर्मचारियों को बांट देते हैं। बल्ले बल्ले हो गई सबकी। इनोवेशन कुछ नहीं है। और आप इस जीपीयू की बात कर रहे हैं, ये तो सर, ये तो बहुत ही गिनी चुनी कंपनियां वर्ल्ड में हैं जिनकी टेक्नोलॉजी, ये शायद आने में या इनको बनाने में हमारी कोई कंपनी शुरू करे ना तो कम से कम 10 से 15 साल तो मिनिमम बता रहा हूँ मैं। अगर 10-15 साल में भी अगर कर लेना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए इनोवेशन चाहिए। ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात है कि लोग आईटी की प्रशंसा करते हैं। देखिए, आईटी ने इस देश को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद की है। जितना फॉरेन एक्सचेंज आईटी सर्विसेज ला के दिया है ना, उतना किसी में भी नहीं आया अब तक। किसी भी सेक्टर में इतना फॉरेन एक्सचेंज हिंदुस्तान पे में नहीं आया है। लेकिन फिर भी अब ज़माना ये आ गया है, अब हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। देखिए 2025 में आ चुके हैं हम। तो ये जीपीयू वाली जैसी चीज़ जो है ना, वो भी अब हमारे को शुरुआत उसकी कर देनी चाहिए, चाहे छोटे पैमाने से ही करें। लेकिन होगा नहीं होगा, मुझे अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आता। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले और बहुत ज़्यादा टैलेंट इसमें आए, बाहर से हम टैलेंट लाएं पहले, या कोई कंपनी इसमें इनिशिएटिव ले। तो कंपनी तो बिना प्रॉफिट के देखिए कोई इनिशिएटिव लेती नहीं और इमीडिएट प्रॉफिट इनमें आना नहीं, ठीक है। तो ये स्थिति है, तो ऐसा कुछ अभी है नहीं। बाकी क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा राजेंद्र कौर जी, रतन पाल जी, इन्होंने 3 क्वेश्चन और पूछे। 3 कंपनियों के बारे में जानना चाहते हैं ये। एक पहली कंपनी है कंट्रोल प्रिंट। तो देखिए कंट्रोल प्रिंट बड़ी अच्छी कंपनी है, ठीक है। 30-35 साल के उसके प्रमोटर का अनुभव है। और ये क्या करती है, ये इंडस्ट्रियल प्रिंटर बनाती है। अब इंडस्ट्रियल प्रिंटर क्या हुआ कि जैसे आपको बार कोडिंग लगानी है, आपको अपना पैकेट छपवाना है, मान लीजिए कोई, ठीक है, आपको कोई बैनर छपवाना है, आपको कोई, मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड आप वो जो पैकेट आता है ना आपके, उसके ऊपर छपाई हुई होती है ना। जैसे मान लीजिए आप बिस्किट का पैकेट लेंगे तो पार्ले जी का लें या कोई आप ब्रिटानिया का लें, तो उसके ऊपर छपाई जो होती है ना, तो वो उसके ऊपर कोई बार कोडिंग है या और कोई उसके ऊपर इंफॉर्मेशन है, या तरह तरह के, मतलब इंडस्ट्री में बड़े छोटे हर तरीके के पैकेजिंग का मटेरियल होता है। और तो इस तरह के जो प्रिंटिंग का काम है ना, इंडस्ट्रियल प्रिंटिंग का काम, वो ये करते हैं। फिर उसकी इंक सप्लाई करते हैं, फिर उसके स्पेयर पार्ट सप्लाई करते हैं, फिर उसकी एएमसी लेते हैं। तो कंपनी बहुत अच्छी है। बस एक इसमें प्रॉब्लम है कि जो फॉरेन के कुछ कंपनीज हैं जो इंडस्ट्रियल प्रिंटिंग में लीडर हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड लीडर है, वो इंडिया में है। तो उनके साथ इनका कंपटीशन है। लेकिन ये फिर इस कंपटीशन को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने कुछ अपनी बिजनेस मॉडल भी चेंज किया है। साथ ही साथ इन्होंने एक नया डाइवर्सिफिकेशन भी अपना एक डाइवर्सिफिकेशन भी इन्होंने किया है। तो उसमें ये क्या कर रहे हैं कि पाउच बना रहे हैं, मतलब पाउच मेकिंग मशीन भी ये बना रहे हैं। पाउच नहीं बना रहे हैं, ये तो मशीनें बनाते हैं। तो पाउच मेकिंग मशीनें भी बना रहे हैं। इनोवेटिव तरीके के पाउचेज़ हैं, दवाई कंपनियों के लिए हैं, आप ये एफएमसीजी कंपनीज़ के लिए है। तो इस कंपनी का जो पी है बड़ा रीजनेबल है। पी 21 का है, मार्केट कैप 1000 करोड़ का है, आरओई 17% का है, डेट कुछ है नहीं, कोई नेग्लिजिबल है। बस सेल्स तो अप है लेकिन प्रॉफिट डाउन है, क्योंकि वो कंपटीशन के कारण होगा कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट से लेते हैं। तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में क्या है, दिमाग ज़्यादा लगता है, खर्चा ज़्यादा होता है, और मशीनरी कितनी बिकती है कितनी नहीं बिकती है। तो ये अभी ऐसा फोकस कर रहे हैं कि कुछ लार्ज जो कंपनीज हैं ना, खाली उन्हीं के साथ डील करेंगे। ये छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी कंपनी में एफर्ट ज़्यादा लगता है, रेवेन्यू आती नहीं है। तो इनके जो अभी तक ग्राहक हैं उनमें से कुछ नाम हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, आईटीसी, यूनाइटेड ब्रूरीज। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इनकी क्लाइंट हैं और बड़ी अच्छी इनकी रिलेशनशिप है। कंपनी बहुत अच्छी, कंपनी में कोई ख़राबी नहीं है, अच्छी है। दूसरा, इन्होंने राजेंद्र कौर रतनपाल जी ने महाराष्ट्र सीमलेस के बारे में पूछा है। तो देखिए महाराष्ट्र सीमलेस जो है ना, वो डीपी जिंदल ग्रुप की कंपनी है और
इन्हीं डीपी जिंदल साहब की 2 कंपनियां और हैं जो आपने नाम सुना होगा, जिंदल पाइप्स है और जिंदल ड्रिलिंग है। तो ये क्या करती हैं, ये आपको नाम से पता लग जाएगा, सीमलेस। अब ये सीमलेस क्या, सीमलेस पाइप बनाती है बड़े डायामीटर की। तो ये सीमलेस पाइप क्या हुआ, देखिए जब भी आपको कोई ऐसा लिक्विड या गैस पाइप्स के थ्रू भेजनी हो जो बहुत ज़्यादा प्रेशर की होती है, ठीक है, तो वहाँ पर आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि उसको, वो जो पाइप होता है ना, वो पाइप में जोड़ लगा हुआ हो। तो सीम मतलब जोड़, तो वो जोड़ वाला पाइप नहीं होना चाहिए क्योंकि जोड़ खुलने का डर रहता है, और अगर खुल गया तो फिर कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो ये जो सीमलेस है, सीमलेस पाइप्स जो हैं, ये ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर आते हैं, या हाई प्रेशर पे जहाँ पानी सप्लाई होता है ना, वहाँ पर ये काम आते हैं, ताकि जैसे मैंने बताया वो जोड़ खुले नहीं। अब एक तो ये सीमलेस पाइप बनाते हैं, दूसरी बात इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप भी बनाते हैं। तो ये भी हाई प्रेशर, ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो पाइप, वेल्डेड पाइप्स जो है, ये भी काफ़ी मजबूत पाइप होते हैं और ये भी वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के जनरली काम आते हैं। तो इनमें क्या करते हैं कि जो शीट ली मैंने, और शीट को यूँ फोल्ड कर देते हैं, और ये दोनों एजेस होते हैं ना, इनको करंट से पिघला देते हैं और जोर से इनको दबा देते हैं, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि वो मेटल इस तरीके की चीज़ हो जाती है, इस तरीके की स्थिति मेटल की हो जाती है कि उसमें एक तो जोड़ की तरह सिस्टम नहीं रहता है, मतलब ऊपर से कोई चिपका ही नहीं है। जैसे आप नॉर्मल वेल्डिंग देखते होंगे तो उसमें क्या है, वो एक जो इलेक्ट्रिक जो वेल्डिंग रॉड होती है उससे कुछ पदार्थ डिपॉजिट किया जाता है, उस पर लगाया जाता है, ठीक है, ऊपर से। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो उस मेटल को ही पिघला के एक दूसरे के एक जान कर देते हैं। तो वो भी काफ़ी मजबूत पाइप होता है, और टेक्निकल, ये सब सारी चीज़ें टेक्निकल है, ठीक है, मतलब इसमें काफ़ी टेक्निक इन्वॉल्व है। तो ये जो है अपने क्षेत्र में देखिए मार्केट लीडर हैं। पहली बात तो ये जो महाराष्ट्र सीमलेस वाले हैं, और बढ़िया प्रमोटर हैं इनके, और इसके कंपनी के फाइनेंशियल्स भी बहुत अच्छे हैं। सो 8800 करोड़ का तो इनका मार्केट कैप है, ROE 18% है। मतलब इंडस्ट्रियल वाले सेगमेंट में जहाँ पे ये काम आम डे टू डे यूज़ में तो आते नहीं, ये तो ऑयल एंड गैस में या वाटर ट्रांसपोर्टेशन के काम में आते हैं, वहाँ पर भी इनका ROE 18% है, डेट नील है, कैश रिच कंपनी है, सेल्स डाउन है, P/12 है, सेल्स डाउन है, प्रमोटर के पास 68% है। तो देखिए कंपनी में कोई खराबी नहीं है, इस कंपनी में भी जैसे कंट्रोल प्रिंट में कोई खराबी नहीं ना, इसमें भी कोई खराबी नहीं है। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें देखिए, तेज़ी में नहीं लेना है। मैंने आपको कई बार ये सबको मैंने बोला ये कि ये जो मीडिया से जो प्रभावित होकर अगर आप लेंगे ना, तो मीडिया तो जब वो टॉप पर आ जाएगा ना, या टॉप से थोड़ा सा पहले होगा, तब वो चिल्लाना शुरू करता है कि ये ले लो, ये तेज चल रहा है, तेज चल रहा है, तेज चल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या है, आपको मंदे में लेना है, बिजनेस मॉडल समझ के मंदे में लेना है आप, और लेके बैठ जाना है आप, अच्छा पैसा बनेगा। मैं ये दोनों शेयर बहुत अच्छे हैं, लेने बेचने की राय नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों शेयर बहुत अच्छे हैं। एक तीसरा शेयर इन्होंने JSW इंफ्रा के बारे में पूछा है। तो देखिए JSW इंफ्रा जो है ना, पोर्ट ऑपरेट करता है एक तो, और जैसे एयरपोर्ट ऑपरेट होते हैं, एयरपोर्ट का जो ठेका है, एयरपोर्ट तो होता है सरकारी, लेकिन उसका मैनेजमेंट जो है ना, उसको जो मैनेज करने का काम जो है, वो जैसे कई जगह अडानी करते हैं, कई जगह कई और करते हैं। तो ऐसे ही जो JSW इंफ्रा है ना, इसका IPO आया था अभी रिसेंटली। तो ये बेसिकली पोर्ट को ऑपरेट करते हैं और उसको डेवलप करते हैं, और ये कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज, लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस, इस तरीके की सर्विसेज से प्रोवाइड करते हैं। भाई क्या होता है कार्गो हैंडलिंग, भाई पोर्ट से तो सामान ही जाएगा ना कहीं और, तो भाई तुम्हारा सामान जो है ना, उसको मैं शिप पे लोड करवा दूंगा, शिप अगर इंपोर्ट हो रहा है तो शिप से अनलोड करा दूंगा, ये तो कार्गो हैंडलिंग है। फिर स्टोरेज, भाई अभी उसमें मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स पूरे होने में टाइम लग रहा है, या अभी कोई ऐसी स्थिति है जिससे वो इमीडिएटली सामान दूसरी जगह नहीं जा सकता, ठीक है, या आ चुका है और वो शिप नहीं आया है, मतलब एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पोर्ट पर तो सामान आ गया लेकिन अभी शिप नहीं आया है, या शिप का इंतज़ार कर रहे हैं, तो भाई मैं यहाँ पर आपको एक स्टोरेज गोदाम भी दे दूंगा, पैसे दे देना मुझे। मतलब ये JSW इंफ्रा वाले ये बोलते हैं। फिर लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस, अगर आप कहोगे तो जब आपका माल आएगा, मतलब ये कहते हैं
जो आप उनका क्लाइंट है उनको, कि भाई जब आपका माल आएगा तो हम माल को जो है ना सारा कस्टम्स की सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करा करोगे आपके यहाँ भेज देंगे। वो भी करते हैं ये, और उसके बदले में फ़ीस चार्ज करते हैं। तो ये मोटा मोटा इनका बिजनेस हुआ। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि ये वो JSW स्टील वाले हैं ना, उनके लिए भी काम करते हैं ये, तो कि इनकी ग्रुप कंपनी है। तो यहाँ पर ये जो JSW इंफ्रा है ना, तो वो प्रमोटर इसका बहुत अच्छा है, सब बिजनेस जानते हैं और बड़े एग्रेसिव प्रमोटर हैं। कोई भी धंधे में घुसते हैं ना तो आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ते, मतलब जब घुसेंगे ही तब जब उसमें ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब आप ये देखिए, ये जो कंपनी है इसका 54,000 करोड़ यानी 54,000 करोड़ का तो इसका मार्केट कैप है। ROE 19% है, लेकिन PE जो है ना वो PE 41 का है। जो इस तरह के पोर्ट वगैरह की कंपनीज में जो PE 41 का जो है ना, वो मतलब कभी भी नीचे आ सकता है, वो कम हो सकता है कभी भी PE, ठीक है। वो इतना सस्टेनेबल नहीं है भाई। 40 का PE जो है वो बहुत इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप की कंपनीज में जो पोर्ट वगैरह ऑपरेट करती हैं उतना साजगार नहीं है, उतना अच्छा नहीं दिखता है। फिर प्रमोटर के पास 86% है और FII के पास 4% है, DII के पास 3% है, पब्लिक के पास करीब करीब 6% है। अभी जो इनकी जो सेल्स है वो पिछले 12 महीनों में करीब करीब 20% बढ़ी और मुनाफा भी काफ़ी अच्छा इनका बढ़ा है। तो और डेट इक्विटी रेशियो जो है ना, तो हर 100 रुपये के ऊपर जो इनकी इक्विटी है उसके ऊपर उनके ऊपर 56 रुपये का कर्जा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए नॉर्मल है। तो ये JSW इंफ्रा भी अच्छी कंपनी है, किसी कोई बुराई नहीं है इसमें भी। और मतलब आप तसल्ली रख सकते हैं कि हाँ कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। फिर अशोक अग्रवाल जी 9763 ये कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक के बारे में पूछते हैं और ये कहते हैं कि इनके अनुसार इनमें इतनी गिरावट हो गई है कि अब इनको लेने का क्या टाइम आ गया है। तो देखिए, मैं लेने बेचने के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा आपको, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप पूछ के डिसाइड करें। मैं सिर्फ आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख देता हूँ। देखिए, मैंने कई बार इस प्लेटफॉर्म पे ये कहा है कि आप जब लेंडर्स की बात करें, मतलब उधार देने वाले की बात करें, तो आप हमेशा सबसे ताकतवर लेंडर के साथ रहें, जिसमें अगर आपको कुछ 2-4 उसके जो जिनको उधार दिया है उनको उनसे अगर कुछ वसूली नहीं भी होती है ना, तो उस बैंक का बैलेंस नहीं बिगड़े। ये कोऑपरेटिव टाइप के बैंक्स जैसे आपने देखे होंगे ना, ये क्या होते हैं, जल्दी से नीचे पिघलने लग जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आप कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक जो है ना, ये ऐसे पिघलने लग जाएंगे या ये बर्बाद हो जाएंगे, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ओन्ड बैंक्स हैं ये, तो चाहे कुछ भी हो जाए ये डूबेंगे नहीं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आज की जनरेशन जो है, क्या आज की जनरेशन ऐसे बैंकों में खाता खुलाती है? तो उनकी जो प्रेफरेंस है ना वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, क्योंकि उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। ये वाले जो है ना, ये ओल्ड जनरेशन PSU बैंक्स हैं। तो ये मेरे विचार से ये केवल ट्रेडिंग बैट्स हैं, और वैसे ही अभी जो बैंकों की जो स्थिति है ना वो बहुत अच्छी नहीं है। जब तक इंटरेस्ट रेट बाज़ार में कट नहीं होगी तब तक बैंकों की स्थिति बहुत जल्दी सुधरने वाली नहीं है। तो इसलिए अगर आप बैंकों में जाना ही चाहें तो आप पब्लिक सेक्टर के सबसे बड़े बैंक में, और वो आप जानते हैं कौन सा बैंक है, उसमें रहें, या प्राइवेट सेक्टर के टॉप 2-3 बैंक्स जो हैं वो भी आप जानते हैं कौन से हैं, उनमें रहें। तो वो क्या है, वो आपको एक मानसिक शांति भी देंगे। अगर ओवरऑल बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर चलेगा तो वो भी चलेंगे। थोड़ा ये है कि थोड़ा सा हो सकता है और शेयरों के मुकाबले, मतलब बैंकों के अन्य शेयरों के मुकाबले, जैसे ये छोटे शेयर हैं ये फटाफट भाग जाते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 रुपये का जंप दे देते हैं, उनके हिसाब से उसके कंपैरिजन में हो सकता है ये थोड़ा सा आपको कम चले। लेकिन देखिए, बात ये है कि मानसिक शांति जो है ना और पैसे की सुरक्षा, मैं ये समझता हूँ कि वो हमारा
सर्वोपरि उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, एक बार अगर ये नीचे चले जाते हैं ना ऐसे शेयर, तो वापस नहीं आते हैं। अगर आप 2008 की देखें, आप तो खैर काफ़ी एक्सपीरियंस लगते हैं कि 2008 की जो तेज़ी में जो भाव थे ना, 2008, 9, 10 की तेज़ी में जो इन बैंकों के भाव थे, आप चार्ट देख लीजिएगा, वो भाव आज तक नहीं आए हैं इनके। तो अगर आपने कहीं तेज़ी में ले लिए या गिरावट में ले ली, क्योंकि बाज़ार का गिरावट का दौर है, तो ये गिरावट में ऐसे शेयर और नीचे जाते हैं, क्योंकि अच्छे से अच्छा शेयर नीचे जा रहा है और कब तक कितना नीचे जाएगा वो भी पता नहीं। तो रीजनेबल वैल्यूएशन में मत जाइए, इनका बिजनेस मॉडल देखिए, बिजनेस इनका ग्रो नहीं हो रहा है। नया कोई भी, आज की जो भी जनरेशन, आपके आसपास बच्चे होंगे, ठीक है, आपके खुद के बच्चे होंगे, आसपास आपके और यंग जनरेशन्स के किसी भी आदमी से आप पूछिए, वो इन बैंकों में खाता खुलाता है क्या? ये तो जनधन टाइप योजनाओं टाइप के लिए बने हुए हैं ये बैंक। तो वहाँ जहाँ सरकार जो मर्जी आए जो इनके ऊपर काम लाद देती है। तो मेरी तो ये अग्रवाल साहब, अशोक अग्रवाल साहब, मेरी तो ये राय है कि प्राइवेट सेक्टर के टॉप 3 बैंक्स, 3 से 4 बैंक टॉप वाले, और पब्लिक सेक्टर का एकमात्र बैंक जो सबसे बड़ा बैंक है देश का पब्लिक सेक्टर में। तो चलिए आज के लिए यहीं तक। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।